जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉज़ विद ज़ाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम जैसा कि आपको पता है कि हर थर्सडे को अब यूके के टाइम के मुताबिक 6 बजे आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाता है। ये प्रोग्राम आपके सवालात की रोशनी में तरतीब दिया जाता है। आप मुख्तलिफ ज़रिए से जो सवालात आप मुझसे पूछते हैं, मेरी कोशिश होती है कि उनके जो जवाबात हैं वो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। इस प्रोग्राम के करने का सिर्फ मकसद यही है कि जी आप लोगों तक इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जाए, ताकि कोई भी अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं आने का यहाँ पे यूके में, तो फिर आप या किसी को बुलाना चाह रहे हैं तो आपको पता हो कि वे यू स्टैंड। तो ये इसका करने का मकसद जो है वो, कभी कोई सवाल हो किसी भी यूके के असाइलम लॉज के हवाले से, नेशनैलिटी लॉज के हवाले से, इमिग्रेशन लॉज के हवाले से, फैमिली लॉज के हवाले से, डिवोर्स के हवाले से, और बच्चों के मामला जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर है, रेजिडेंस ऑर्डर है, और भी पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में, स्पॉन्सरशिप लेटर के बारे में, एम्प्लॉयर्स का जो लाइसेंस है उसके बारे में, टीयर 1 के बारे में, टीयर 4 के बारे में, टीयर 2 के बारे में, आपको जो भी आपके ज़हन में सवाल हो तो आप यू फील फ्री। ये जो जीएमसी नेटवर्क है, इसको अगर आप फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, तो मेरी आने वाली जितनी भी तमाम वीडियोस होती हैं, और खासतौर पर ये जो एवरी थर्सडे को इस वक्त ये जो प्रोग्राम लाइव होता है, ये आप लोगों तक पहुंच जाया करेगा। इसी तरीके से अगर आप मेरी बाकी भी लॉ से जुड़ी हुई कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आप अगर यूट्यूब में ZMC टीवी आप अगर टाइप करेंगे, और वो भी मेरा ही चैनल है, तो उसको अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो एक तो ये है कि आने वाली जितनी भी तमाम वीडियोस होंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी, और दूसरा जितनी दीगर वीडियोस हैं वहां पे मौजूद हैं। अगर आपको किसी के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप वहां से ले सकते हैं। अच्छा, चलते हैं जी आज के इस प्रोग्राम में। ये एक और बात जो मैं आप हर प्रोग्राम में आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है सिर्फ इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसका मतलब कोई आपको प्रॉपर लीगल एडवाइस नहीं देना होता है। ये प्रॉपर लीगल एडवाइस के लिए ऑब्वियसली जब तक कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके सारे हालात का पता ना हो, उस वक्त तक ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आपको एक प्रॉपर लीगल एडवाइस जो है वो दी जाए। इसलिए ये जो होता है, ये इसमें इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है, जिसका मकसद ये है कि, लेकिन कम से कम ये इंफॉर्मेशन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसी होती है क्योंकि ये आपके सवालों के जवाब होते हैं। तो इस हवाले से ये इंफॉर्मेशन होती है कि जिससे आपको पता चल जाता है कि आप वेयर यू स्टैंड। तो चलते हैं जी अपने सवालात की तरफ। एक इसमें रिसेंटली एक बड़ा अच्छा केस लॉ आया है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर है थोड़ा सा, क्योंकि लॉ की जब बात होती है तो थोड़ा खुशक सा हो जाता है, लोगों को समझने में दुश्वारी पेश आती है। तो लेकिन फिर भी ये मैं आपको फिर भी थोड़ा सा ये बता देता हूँ। ये हक हक वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये अक्टूबर 2020 में ये रिपोर्ट हुआ है केस। तो फिर इसका टाइटल मैं फिर बता देता हूँ। ये हक वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर होम डिपार्टमेंट, ठीक है, अक्टूबर 2020। ये केस हक का जो है, ये लॉन्ग रेजिडेंसी को डिस्कस किया है इन्होंने, और बड़ा जबरदस्त किस्म की इसमें आर्गूमेंट्स हुई है। ये एक्चुअली तो 5 एपिलेंट्स थे, लेकिन क्योंकि जो हक है वो पहला एपिलेंट है, तो इसलिए उसी के नाम से ये केस जो है वो। अब ये जो लॉन्ग रेजिडेंसी है, इसमें जो खास तौर पर 276 बी, जो 276 बी है उसको इन्होंने डिस्कस किया है। अब 276 इमिग्रेशन रूल्स का जो पैराग्राफ है वो क्या कहता है, वो क्या ये कहता है कि इफ यू हैव हैड एट लीस्ट 10 years लॉफुल कंटिन्यूस रेजिडेंसी इन द यूनाइटेड किंगडम, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप इंडेफिनिटली सब्जेक्ट के आप जो है वो जो दीगर की रिक्वायरमेंट है वो भी आप पूरी करते हैं। अच्छा, इसमें
जो है कि आपकी जो लॉफुलनेस है या कॉन्टिन्यूस रेजिडेंस है वो ब्रेक कहाँ होती है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक जो है वो डिस्कस किया है इस केस में। दो बड़ी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं आप लोगों के ये थोड़ा मैं ब्रीफ करके और आसान अल्फाज में आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो देखें, इसमें इन्होंने दो चीजें, दो इंटरेस्टिंग जो टर्मिनोलॉजी है वो इस्तेमाल की है, जिसमें एक जो है वो है ओपन एंडेड ओवरस्टेइंग और दूसरा है इसमें बुक एंडेड ओवरस्टेइंग। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, वो के ऊपर दो इंपॉर्टेंट केस जो हैं वो आए हुए थे। एक तो उसमें जुनेद वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और दूसरा जो है वो मासूम वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। ये दोनों केसेस जो हैं वो इस केस में भी यानी हक में भी इनका ये जो दो केस मैंने बताए हैं आपको अहमद वाले यानी जुनेद अहमद और मासूम अहमद, ये 2019 के केसेस है। ये 2019 में ये केसेस हुए थे। लेकिन अब इसमें मसला क्या है, बताना आपको क्या चाहता हूं। देखें, इसमें एक 24 नवंबर 2016 से पहले ये एक लॉ था कि जी अगर आप जो है अगर आप अपनी किसी लीव के एक्सपायर होने के कोई आप एप्लीकेशन जो है वो कर लेते हैं तो वो ये कंसीडर, तो ये जो आपका पीरियड होगा ये आपका कंटिन्यू रेजिडेंसी कंसीडर होगा, इसको डिसरिगार्ड किया जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो 24 नवंबर 2016 के बाद इसके अंदर थोड़ी चेंजिंग आई जो है वो पैराग्राफ 39 के हवाले से, तो उसमें फिर कहा गया कि उसको 14 डेज जो है वो दिए गए हैं कि 14 डेज के अंदर यानी लीव की एक्सपायरी के बाद अगर आप 14 डेज के अंदर आपने एप्लीकेशन कर दी है तो समझा जाएगा उसको भी डिसरिगार्ड किया जाएगा। लेकिन इसमें उन्होंने दो चीजों को जो है वो डिफ्रेंशिएट किया है ला। एक तो ये है कि बुक एंडेड ओवरस्टेइंग, बुक एंडेड ओवरस्टेइंग जो है वो ये क्या है, वो ये है कि इन 10 सालों के अंदर कहीं आपका कोई गैप है, यानी जिस वक्त आप ये आईएलआर की एप्लीकेशन कर रहे हैं उस वक्त तो आपके पास लीव मौजूद है, ठीक। लेकिन इन 10 सालों के अंदर कहीं पे भी आपके पास या तो वो 28 डेज वाला या 14 डेज वाला जो है वो आपने रिलीफ लिया हुआ है। तो अब ये क्या कि ये जो आपने रिलीफ लिया हुआ है क्या ये आपकी कंटिन्यूटी को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि यानी जिस वक्त आप एप्लीकेशन आप कर रहे हैं उस वक्त आपके पास लीव तो है, लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर जो है वो आप का कोई लिटिल बिट गैप है इस तरह से। इसी तरीके से जो है ओपन एंडेड ओवरस्टेइंग जो है वो क्या है, ओपन एंडेड ओवरस्टेइंग जो है वो ये है कि जी जिस वक्त अब आप आईएलआर की एप्लीकेशन कर रहे हैं यानी अभी ऑन द बेसिस ऑफ 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंसी के ऊपर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, उस वक्त आपके पास लीव नहीं थी, ये उस वक्त आपके पास ये लीव नहीं थी जो आपकी लीव थी, और आपने ये जो 14 ये जैसे मैंने कहा है कि 24 नवंबर 2016 के बाद जो एप्लीकेशन हो रही हैं उसमें आपका जो ग्रेस पीरियड है वो 14 डेज है। तो अगर आप लास्टली जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त आपकी लीव तो एक्सपायर हो चुकी है और आप सहारा ले रहे हैं 14 डेज ग्रेस पीरियड का, तो इसमें आप जो है वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा समझने वाली बात है कि लोग आते हैं जी कि हम बीच में ये गैप है ये गैप है। अगर तो जिस वक्त आप एप्लीकेशन कर रहे हैं आपके पास लीव मौजूद है और उन 10 सालों में कहीं कोई गैप था, गैप इसका मतलब ये नहीं कि आपने 2-2 महीने 4-4 महीने, गैप का मतलब ये है कि लीव तो एक्सपायर होगी।
ठीक है? लेकिन आपने 28 दिन के अंदर या 14 दिन के अंदर आपने नई एप्लीकेशन डाल दी थी और फिर आपको लीव मिलती गई, यानी वीज़ा आपका एक्सटेंड होता रहा। तो उस सूरत-हाल में तो आप जो है वो 276 बी 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंसी जो है उसमें आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर जिस वक़्त आपके 10 साल पूरे होने वाली एप्लीकेशन आईएलआर की एप्लीकेशन आपने करनी है, तो उस सूरत-हाल में क्या होगा कि अगर उस वक़्त आपके पास लीव नहीं है, तो ये जो 14 दिन का आप ग्रेस पीरियड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए मसाइल क्रिएट हो सकता है और हो सकता है कि ये हक वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 2020 का जो केस है, इस को होम ऑफिस जो है वो अपने हक में इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो जो है वो मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि ये एक लेटेस्ट लॉ है और लेटेस्ट केस लॉ है, तो मैंने समझा कि आप लोगों को इसमें मैं थोड़ी ब्रीफ कर दूं। तो अगर आप किसी भी इस तरह के सिनेरियो में आप फंसे हुए हैं, तो आपको मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप किसी अच्छे लॉयर्स को, जिसको इन तमाम बातों का पता हो, उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, अपनी वो कर्नोलॉजी बनाएं कि कब आए थे, कब एप्लीकेशन कब किया, कब आपने 14 डेज का ग्रेस पीरियड जो है वो इस्तेमाल किया। अगर ये सारी चीजें आप बेहतर तरीके से एक अच्छी एप्लीकेशन तैयार करेंगे, तो उसका रिजल्ट जो है वो भी अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा क्योंकि बोरिंग सी है, लॉ की बात है, लेकिन आपको समझाना वो मेरे जो बहन भाई, जो दोस्त जो कि इस सूरत हाल में फंसे हुए हैं और वो स्टूडेंट वीजे पे आए, फिर टीयर 1 पे, टीयर 2 पे 10 साल बीच में अब वो एप्लीकेशंस की है उसमें फंसे हुए हैं, तो ये उनके लिए ही है। दूसरी एक और बात मैं आप लोगों के फायदे के लिए आप लोगों को बताता चला चाहता हूँ कि ईयू सीमेंट स्कीम के तहत जो है वो अप्लाई किया है, और उसमें चाहे उनके पास सेटलमेंट स्टेटस है या उनके पास प्री सेटल स्टेटस है, अगर वो ऑनलाइन अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं, समटाइम देखिए मसलन आपका एम्प्लॉयर्स है वो आपसे कहता है कि जी मुझे बताएं कि आपका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है। तो अगर आप ऑनलाइन उसको चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको शेयर्ड कोड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप शेयर्ड कोड टू प्रूव योर इमिग्रेशन स्टेटस, तो शेयर कोड कोड के लिए अप्लाई करिए। लेकिन कौन अप्लाई कर सकते हैं? सिर्फ ये शेयर कोड के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास सेटलमेंट स्टेटस या प्री सेटल स्टेटस अंडर ईयू जो अपेंडिक्स है उसके तहत अगर है, तो वो इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, वो जिन्होंने मोबाइल फोन की ऐप इस्तेमाल की है, ठीक है, इस ऐप के थ्रू उन्होंने इस्तेमाल किया है। जब आपने करना है, तो आपके पास वो आपका आईडी डॉक्यूमेंट, यानी आपका पासवर्ड या आइडेंटिटी कार्ड जो कि आपने अपनी एप्लीकेशन के वक्त इस्तेमाल किया था, वो आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है जी। और दूसरा, आपके पास आपका मोबाइल टेलीफोन नंबर या ईमेल जिसके थ्रू आपने एप्लीकेशन की थी, ये आपके पास हो, तो वो आप जब इसको अप्लाई करेंगे शेयर्ड कोड के लिए, तो वो आपको एक लिंक दे दिया जाएगा। तो उसके जरिए फिर ये होगा कि अगर आप अपने किसी एम्प्लॉयर्स को या किसी और जगह के ऊपर आप अपना इमिग्रेशन स्टेटस जो है उसको साबित करना चाहते हैं, तो वो बजाय इसके कि वो आप पूरा अपना का जो होम ऑफिस ने लेटर दिया हुआ है 7-8 पेजेस का, वो साथ लेके नहीं जाना चाहते, सिर्फ ऑनलाइन ही चेक करना चाहते हैं, तो आपका एम्प्लॉयर जो है वो भी चेक कर सकता है। ये अगेन इसके बारे में अगर आपके ज़हन में कोई मसला हो या प्रॉब्लम हो, तो आप अगेन ये जीएमसी नेटवर्क जो है इसके तवज्जुह से आप जो है वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि वो आपको मैं बता सकूं। ठीक है जी। इसी तरीके से जी, जो सवाल एक और जो है वो अगेन ये सवाल ये था कि जी ये जो हम अपने वाइफ को बुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड जो है वो क्या है? इसके ऊपर पहले भी बात मैं कर चुका हूँ, लेकिन आज ये सवाल आया है तो मैं उसके हवाले से आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए, अगर आप अपने ओवरसीज स्पाउस को बुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है वो है आपका 18,600 पाउंड ग्रॉस एनुअल इनकम, यानी सालाना अगर आप 18,600 पाउंड ग्रॉस इनकम है
है आपकी, तो आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। अगर बच्चे बीच में इन्वॉल्व हैं, वो बच्चे जिनको एंटी क्लियरेंस की जरूरत है, अगर बच्चा ब्रिटिश है तो उसको तो एंटी क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। वो बच्चे जिनको एंटी क्लियरेंस की जरूरत है, तो पहले बच्चे के लिए जो होंगे 18,600, फिर उसमें आप ऐड करेंगे 3,800 पहले बच्चे के लिए, और जितने भी सब्सिक्वेंट बच्चे होंगे वो 2,400 आप उसमें ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है जी, वो आप उनमें ऐड करते चले जाएंगे। तो इस हवाले से ये जो होगी आपकी सूरत हाल, तो इससे आपको पता चलता रहेगा। तो ये एक फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है। फिर कुछ ऐसे बेनिफिट हैं जिनकी मौजूदगी में जो है वो आपको 18,600 जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है, उसकी आपको पूरा करने की जरूरत नहीं होती। उसके लिए फिर अगर आप ये बेनिफिट आप इनमें से जो मैं अभी आपको बताता हूँ, अगर इनमें से कोई आप ले रहे हैं, तो इस सूरत हाल में फिर आपको किसी किस्म की जो है वो जरूरत नहीं होगी। ये अगर आप लिखना चाहें तो फिर आप लिख भी सकते हैं। और वैसे मैं, क्योंकि इसके ऊपर पहले भी मैंने बात की है, तो फिर मैं अभी आपको बता देता हूँ कि देखें, इसमें अगर कोई शख्स जो है वो डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस जो है वो ले रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है वो है सीवियर डिसेबलमेंट अलाउंस, ये ले रहा है। इंडस्ट्रियल इंजरी डिसेबलमेंट बेनिफिट है, फिर बता देता हूँ। इंडस्ट्रियल इंजरी डिसेबलमेंट बेनिफिट है। अटेंडेंस अलाउंस है, केयरर अलाउंस है, पर्सनल इंडिपेंडेंट पेमेंट है, आर्म्ड फोर्सेस इंडिपेंडेंस पेमेंट और गारंटीड इनकम पेमेंट है। ठीक है जी। इसी तरीके से कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस, मोबिलिटी सप्लीमेंट और वॉर डिसेबलमेंट पेंशन अंडर द वॉर पेंशन स्कीम है, या फिर पुलिस इंजरी पेंशन। ये वो सारे बेनिफिट की लिस्ट है। अगर आप इस वक्त नहीं लिख सके तो ये सर, मैंने कहा कि ये जो है ZMC नेटवर्क के ऊपर ये वीडियो मौजूद होगी, यूट्यूब के ऊपर भी मौजूद होगी, तो उससे आपको पता चलेगा। अगर तो आप इन बेनिफिट में से कोई बेनिफिट ले रहे हैं, तो 18,600 जो आप की जो इनकम थ्रेशोल्ड है, वो तो पूरे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ये जरूर बताना है कि जनाब आपने क्या करना है, कि आपने आपके पास इतने पैसे जरूर मौजूद हैं कि आप आपका जो स्पाउस है उसको यूके के अंदर जो है मेंटेन और अकोमोडेट कर सकेंगे विदाउट रिपोर्ट्स टू पब्लिक फंड। यानी पब्लिक फंड फंड जो है फर्दर जो फंड, क्योंकि वैसे तो आप ले रहे हैं, ये भी पब्लिक फंड ही होते हैं जो मैंने लिए हैं, लेकिन ये आपका अपना राइट होता है। ठीक है, इनके अलावा आप जो है वो और बेनिफिट क्लेम नहीं करेंगे। तो ये अगर आप ले रहे हैं और आपके पास इतनी इनकम है कि आप उसको करते हैं, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको उसके लिए करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। फिर एक सवाल है जी, ये डिवोर्स के बारे में जी। वो कहते हैं जी कि मैंने यूके में डिवोर्स के लिए अप्लाई करना है, मेरी शादी जो है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो मुझे क्या प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। प्रोसीजर मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि जिन चीजों की आपको जरूरत होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको आपका ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। अगर वो जो है वो इंग्लिश में नहीं है, तो उसकी प्रॉपर जो रिकग्नाइज ट्रांसलेटर्स हैं, उनसे आपने उसकी ट्रांसलेशन करानी है। अगर किसी वजह से आपका पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसमें भी हो सकता है, लेकिन वो बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है और बड़ा लंबा प्रोसेस जो है वो उसमें होगा। तो एक तो ये सूरत हाल है कि आपके पास आपका मैरिज सर्टिफिकेट होगा। दूसरा फिर ये है कि आपके पास आपका जो एक्स स्पाउस है, उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस जो है, अगर टेलीफोन नंबर भी पता है, तो वो भी आपके पास मौजूद होना चाहिए आपके पास। ठीक है जी। इसके बाद फिर जो है वो डिवोर्स जो है उसके लिए
जो में से किसी एक के ऊपर या एक से ज्यादा जो है उनके ऊपर भी आप रिलाय कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको कोर्ट को बताना पड़ता है कि आप डिवोर्स क्यों चाह रहे हैं। ठीक है जी। तो उसमें जो पहला जो है वो है अडल्ट्री, कि अगर किसी शख्स ने अडल्ट्री जो है वो कमिट की है तो वो एक ग्राउंड है डिवोर्स के लिए। ठीक है जी। लेकिन ऑब्वियसली इस तरह की मामला जो होते हैं उसमें फिर आपको उस थर्ड पार्टी जो है उसका नाम शाम भी देना होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसी तरीके से फिर अनरीजनेबल बिहेवियर जो है, अगर आप समझते हैं कि आपके स्पाउस का जो बिहेवियर है वो अनरीजनेबल है, तो ये इसके फैक्टर्स के ऊपर आप डिवोर्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर 2 साल से आप सेपरेट हैं तो फिर इस पे आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर आपको दूसरे फ्री का कंसेंट चाहिए होता है डिवोर्स फाइल करने से पहले। ठीक है। तो अगर वो दूसरा फ्री कंसेंट दे देता है, ये कंसेंट ये होता है कि हाँ जी हम 2 साल से अलग रह रहे हैं तो हम अब डिवोर्स चाहते हैं, तो वो, लेकिन ये आपको डिवोर्स फाइल करने से पहले लेना जरूरी है। तो ये फिर आप ये कर सकेंगे। इस तरह से अगर आप 5 इयर्स से सेपरेशन है आपकी, तो उसमें तो फिर आपको कंसेंट की जरूरत नहीं है, तो वो आप जो है वो कर सकते हैं किसी सिलसिले में। फिर इसी तरह से डिजर्शन है, अगर घर से आप निकले हुए हैं, ठीक है जी, अपनी मर्जी से नहीं किसी वजह से, तो उसमें अगर 2 साल से आप अपने घर से निकले हुए हैं, तो ये कुछ 5 फैक्टर्स हैं जिनमें से कोई एक फैक्टर जो है इसके ऊपर आपने करना है। तो ये जो है आमतौर पर डिवोर्स जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक कॉन्टेस्टेड होती हैं जिनमें आपको पता होता है कि हाँ जी दूसरा कोई जो है वो उसको कॉन्टेस्ट करेगा, यानी वो कहेगा कि नहीं मैंने डिवोर्स नहीं करना। फिर एक होती है अनडिफेंडेड या अनकंटेस्टेड। ठीक है। तो अगर डिवोर्स जो है वो अनकंटेस्टेड या अनडिफेंडेड है, तो उसमें फिर ये होता है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है। तो इस की बजाय पूरा जो है वो मैं डिवोर्स के ऊपर ही आपका कि उसके ऊपर कोर्ट की फीस जो है वो 550 है। कई सूरतों में ये माफी भी हो सकती है इसमें, तो इसके ऊपर मैं फिर सिर्फ पूरा एक डिवोर्स के ऊपर किसी दिन प्रोग्राम जो है वो करूंगा। एक इस प्रोग्राम का आखिरी जो सवाल है वो ये है जी कि वो कहते हैं जी कि मैं यहाँ पे स्पाउस वीजे के ऊपर मैं आई आया था, और उसके बाद मुझसे मेरे प्रीवियस रिलेशनशिप में जो बच्चा है उसने मुझे बाद में ज्वाइन किया, और उसको जो है वो इंडेफिनिट लीव टू एंटर जो है वो मिली हुई है। इसी तरीके से अब वो कहते हैं कि उसके पास जो है वो अब इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, तो क्या वो बच्चा जो है वो अभी वो कहते हैं कि उसको आए हुए 2 ढाई साल हुए हैं, तो क्या वो बच्चा नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए उसमें जो एक कंडीशन होती है वो है रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट। रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है कि आप अगर तो स्पाउस है तो आप 3 साल से यूके के अंदर मौजूद हैं, और अगर आप इसके अलावा हैं तो फिर 5 इयर्स से। अब अगर जो है वो बच्चा जो है वो 5 साल उसको यहाँ पे रेजिडेंसी जो है वो नहीं हुई, तो इससे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि क्योंकि रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो रही, तो उसकी रजिस्ट्रेशन एज अ चाइल्ड जो है वो शायद थोड़ी मुश्किल हो। लेकिन देखें ब्रिटिश नेशनलिटी एक्ट जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो है वो डिस्क्रिप्शन भी देता है। ठीक है। तो अगर आप ये समझते हैं कि इसके बावजूद आपने अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई करके देख लें कि होम ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कन्विंस करें कि इसमें कौन सी ऐसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो आपके हाथ में डिस्क्रिप्शन जो है वो इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन ये था आज का मुख्तसर सा प्रोग्राम, क्योंकि ये मुख्तलिफ दौरानिए का प्रोग्राम, अभी भी मैं ऑफिस में बैठा हूँ, 7 बजने वाले हैं, लेकिन ये क्योंकि सिर्फ मैंने जैसे कहा है कि मैं चाहता हूँ कि आप ये जो एजेंट टाइप के लोग होते हैं उनके हथे चढ़ जाते हैं, अपना पैसा जाया करते हैं, अपनी एनर्जी जाया करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए जो है वो, आप देखें 2 वीक पहले जो है वो यहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली जो है वो बेचारे डूब गए, जिनमें से छोटे बच्चे जो हैं वो भी 18 माह के बच्चे जो थे वो भी उसमें मौजूद थे। तो ये इतनी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज होती है कि जो कि हम जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो लॉ को प्रैक्टिस करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि आपको कम से कम सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी जाए, आपको जो सबक बाग दिखाते हैं वो आप उनके झांसे में ना आए।
तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, आपको पता है कि यूके के अंदर सेकंड लॉकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। हम क्योंकि घर से कर रहे हैं ऑफिस में, लेके बड़ा लिमिटेड सा ऑपरेशन है। बहुत ही जो अर्जेंट मैटर्स है उनको मैं देख रहा हूँ। मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप अपना, अपने गिरदोनवा के लोगों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा प्लीज। कोरोना एग्जिस्ट करता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। इसलिए हाथ धोएं, डिस्टेंस रखें, मास्क जो है वो पहने आप, और बिला जरूरत जो है वो अपने घरों से ना निकलें। गवर्नमेंट की जो मेडिकल गाइडलाइन है आप उनको फॉलो करें, ये आपके लिए है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक में जो लोग, मुझे क्योंकि ये जो कोरोना है ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। ये अब ऐसा वायरस है कि इन सब से हमने इज्तमाही तौर पर जो है वो निपटना है। और जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती उस वक्त एहतियात ही कोरोना के अगेंस्ट सबसे बड़ा हथियार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो जो लोग इस मुश्किल घड़ी में मसले में हो, मसाइल में हो, उनको आप जो है उनका भी ख्याल रखेंगे। और कहीं किसी को हेल्प की जरूरत है, आपके पड़ोसी को खाने पीने या की, तो अगेन जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग की उनको नजर रखते हुए जो है वो आप उनकी मदद कीजिए। अगेन सिर्फ आखिर में मैं यही कहूंगा कि ये जो यूपीएम मिशन लॉ विद जाहिद चौधरी, ये आपका अपना प्रोग्राम है। आप लोगों के सवालात की रोशनी में तरतीब दिया जाता है। आप ZMC नेटवर्क जो फेसबुक का पेज है उसको आप लाइक करें, फॉलो करें, ताकि मेरी आने वाली तमाम जो वीडियोस है वो आप तक पहुंच सके। इसी तरीके से ZMC टीवी यूट्यूब के ऊपर उसको भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि उसके अंदर जितना भी मवाद लॉ के हवाले से मौजूद है वो आप लोगों तक पहुंच सके। अपने भाई जाहिद चौधरी को इजाजत दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले थर्सडे को यूके के वक्त 6 बजे के मुताबिक आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।